ये कहानी हमारे समाज का एक दूसरा रूप दिखाती है। क्या गे होना कोई अभिशाप है? यहाँ तक कि इस कहानी में गे को राक्षस का रूप माना जाता है। समाज के कुछ लोग उन्हें शैतान मानते हैं। ये एक बेहतरीन फिल्म है जो शायद कुछ लोगों के सोचने का नज़रिया बदल दे। दोस्तों, मेरा नाम है रवि सिंह। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। ये कहानी है जेरेड की, जो एक गे होता है। जेरेड के पिता का नाम मार्सेल होता है, जो एक चर्च के फादर होते हैं, तथा माता का नाम नैन्सी होता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेरेड अपनी माँ के साथ एक कॉलेज में जा रहा होता है। जेरेड कार से अपना हाथ बाहर निकालता है तो उसकी माँ बोलती है, प्लीज़ ऐसा मत करो, अपना हाथ बाहर मत निकालो। अगर पीछे से कोई ट्रक आ गया और अगर तुम्हारा हाथ कट गया तो। जेरेड अपना हाथ अंदर खींच लेता है और कुछ देर बाद वे लोग कॉलेज में पहुंच जाते हैं। ये कॉलेज गे लोगों को नॉर्मल इंसान बनाने का दावा करता है। वहां पर एक कर्मचारी जेरेड की सभी चीज़ें रख लेता है। वो अंदर मोबाइल भी नहीं ले जाने देते। नैन्सी बोलती है, क्या मैं अंदर आकर देख सकती हूँ? लेकिन वो कर्मचारी उसे अंदर नहीं आने देता। वो बोलता है, हम सिर्फ मरीज को अंदर ले जा सकते हैं, पेरेंट्स को नहीं। आप 5 बजे आकर जेरेड को ले जाना और अगर कोई इमरजेंसी हुई तो हम आपको कॉल कर लेंगे। इसके बाद नैन्सी वहाँ से चली जाती है और जेरेड अंदर जाने लगता है। इस कॉलेज के कुछ नियम होते हैं जो सभी को फॉलो करने होते हैं, जैसे सिगरेट और शराब नहीं पी सकते, लड़कियों की ड्रेस हमेशा घुटनों से नीचे होनी चाहिए, कॉलेज के अंदर डिस्कस की गई बातों को किसी को बाहर नहीं बता सकते, सभी मेंबर की नज़र हमेशा आप पर बनी रहेगी, 18+ वीडियो नहीं देख सकते, यहाँ तक कि आप किसी से अपना हाथ भी नहीं मिला सकते और इन नियमों को सभी को फॉलो करना अनिवार्य है। जेरेड के वहाँ पर पहुँचने के बाद सेशन शुरू हो जाता है। इस कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम विक्टर होता है। वो सभी को समझाता है कि आप इस डॉलर को कितना भी सुगोड़ें, यहाँ तक कि आप इसे फाड़ भी सकते हैं, लेकिन आप इसकी कीमत को कम नहीं कर सकते। इसी तरह ईश्वर हमसे कभी अलग नहीं हो सकते। हम गलत राह पर जा सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमें फिर से खुद में जोड़ लेते हैं। अगले 12 दिनों में हम सबका एक ही मकसद होगा, खुद को दोबारा ईश्वर से जोड़ना, अपने अंदर दोबारा ज्योति जगाना। जानता हूँ यहाँ तक पहुँचना आपके लिए मुश्किल रहा होगा, पर मेरा वादा है यहाँ आपका सफ़र आसान हो जाएगा, क्योंकि हम सब मिलकर एक बहुत ही अद्भुत सफ़र पर निकलने वाले हैं। इसके बाद विक्टर सभी को एक चार्ट देता है जिसमें फैमिली मेम्बर्स की बुराई लिखनी होगी। विक्टर बोलता है, अगर उन्होंने आपको बुरा बताया है तो आप भी उनकी बुराई इस चार्ट पर लिखो। उसमें कई ऑप्शन होते हैं, जिनमें से जो भी सही हो वो आप भर सकते हैं, जैसे सेम जेंडर अट्रैक्शन, ड्रग्स, जुआ खेलना, शराबी, दिमागी बीमारी, शोषण करना, घरेलू हिंसा। विक्टर बोलता है, आप फैमिली मेम्बर के सामने उनकी बुराइयां लिखेंगे और मेरा दावा है यही लोग तुम्हारे यहाँ आने की वजह है। जेरेड वो फॉर्म भरते समय अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि वह अपने पिता के साथ चर्च में जा रहा होता है। चर्च के बाद जेरेड अपनी गर्लफ्रेंड लोई से मिलने जाता है। वहाँ पर उसके पिता भी आते हैं। जेरेड के पिता उसे अपनी कार की चाबी देते हैं और जेरेड से बोलते हैं, अब तुम दोनों कहीं घूमने जाओ। इसके बाद वे लोग झील पर जाते हैं। झील से वापस आने के बाद लोई जेरेड को किस करती है और उसके साथ सोने के लिए बोलती है, लेकिन जेरेड मना कर देता है क्योंकि वो एक गे होता है। तभी जेरेड को कोई आवाज़ देता है और जेरेड अपनी यादों से बाहर निकल आता है। अब 5 बज चुके हैं। जेरेड अपना सामान लेकर कॉलेज से बाहर निकल आता है और अपनी माँ के साथ होटल में पहुँच जाता है। उसकी माँ पूछती है, उस प्रोग्राम में क्या हुआ था? जेरेड बोलता है, हम वहाँ पर डिस्कस की गई बातों को किसी से शेयर नहीं कर सकते। जेरेड उसे वो फॉर्म भी देता है जो उसे भरने के लिए दिया गया था। जेरेड की माँ बोलती है, हमारी फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, हमारी फैमिली तो नॉर्मल है। इसके बाद वे दोनों होटल में सोने चले जाते हैं। जेरेड की माँ बताती है, तुम्हारे एक अंकल थे, तुमने उन्हें कभी नहीं देखा और वे हमेशा औरतों की तरह व्यवहार करते थे। जेरेड गुड नाइट बोलकर सो जाता है। सुबह होते ही जेरेड फिर से कॉलेज पहुंच जाता है। वहां विक्टर बोलता है कि असली मर्द कौन होता है। विक्टर वहां पर ब्रैडन को भी बुलाता है। ब्रैडन को पहले बुरी आदतें थीं, जैसे ड्रग्स लेना, जुआ खेलना आदि,
ब्रैडन बोलता है, एक असली मर्द ऊपर वाले के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला होता है और मैं उसी के बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ, तो इस तरह मैं एक असली मर्द हूँ। लेकिन मैं पहले ऐसा नहीं था। ड्रग्स, मारपीट, जेल, इन सब के बावजूद मैं अपने आप को आपके सामने खड़े होने के काबिल मानता हूँ। मैं हर उस अवस्था से गुजरा हूँ जिसने मुझे ऊपर वाले से अलग कर दिया। ये तो कोई चमत्कार ही है जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इसके बाद वे लोग उन सभी को ट्रेनिंग करवाते हैं, जैसे कैसे खड़ा होना है, कैसे चलना है। वे लोग दौड़ लगवाते हैं, कई तरह के गेम्स भी खिलवाते हैं। जेरेड उन सब की घर पर आकर प्रैक्टिस भी करता है। सुबह जेरेड कॉलेज जाता है तो विक्टर बोलता है, आप सभी ने कई तरह के पाप किए हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग अपने पापों को याद कीजिए और ईश्वर से क्षमा मांगिए। सबसे पहले वो सारा को बुलाता है। सारा भी गे होती है। वो सभी चीज़ों को एक कागज़ पर लिख कर लाती है और स्टेज पर आकर बोलने लगती है। सारा बोलती है, मैं जिम के रूम में दूसरी लड़कियों को देखा करती थी। मेरा सबसे बड़ा पाप वही है और उसकी शुक्रगुजार भी हूँ, क्योंकि मैं उसी की बदौलत इस प्रोग्राम में आई हूँ। विक्टर बोलता है, बहुत अच्छे, आगे बताओ। सारा बोलती है, मैं अपने अंकल के घर से भाग गई थी और कुछ दिन लड़कियों के साथ भी रही। वहाँ पर मैंने लड़कियों से शारीरिक संबंध भी बनाए और मैं इसके लिए ईश्वर से क्षमा मांगती हूँ। इसके बाद सेशन खत्म हो जाता है। जेरेड अब होटल को छोड़कर उसी कॉलेज के पास एक हॉस्टल में शिफ्ट हो जाता है। वो सीढ़ियों से अपना सामान अपने रूम में ले जा रहा होता है। तभी उसकी टक्कर जॉन से हो जाती है। जॉन उसे सॉरी बोलता है और उसका सामान उठाकर रूम तक छोड़ने आता है। शाम को भी लोग दौड़ लगाने जाते हैं। उसके बाद एक गाने के प्रोग्राम में भी जाते हैं। वे लोग वहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं और रात को वापस रूम में लौट आते हैं। जेरेड और जॉन अपने अपने बेड पर सो जाते हैं। देर रात को जॉन जेरेड के पास आता है और उसे पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती उसका रैप कर देता है। जेरेड बहुत दुखी होता है। अब वो उदास रहने लगता है। वो बहुत रोता है और सुबह अपनी माँ के पास वापस लौट जाता है। उसी रात को जेरेड की माँ को जॉन फ़ोन कर देता है और उसकी माँ को जेरेड के बारे में गलत बातें बता देता है, लेकिन जॉन अपना नाम नहीं बताता। जेरेड के माँ बाप इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं। जेरेड के पिता बोलते हैं, क्या उसने जो बताया वो सब सही था? क्या वो सच बोल रहा था? जेरेड बोलता है, ये सब झूठ है, वो झूठ बोल रहा था। मैं उसे जानता हूँ, वो एक स्टूडेंट है, उसने कई लड़कों का रैप किया था और ये सब उसने मुझे खुद बताया था। और ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद उसके पिता आते हैं और बोलते हैं, मुझे उस लड़के का नाम, पता और नंबर दो, मैं उसकी पुलिस कंप्लेन करूँगा। लेकिन जेरेड उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। कुछ देर बाद वो खाना खाने आता है तो बोलता है, मैंने लोई से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि मुझे लड़के पसंद हैं और हाँ, उस लड़के ने मेरा रैप किया था। जेरेड की बात सुनकर जेरेड के माँ बाप बहुत दुखी होते हैं और रात को जेरेड का पिता दो पादरियों को लाता है और जेरेड को बुलाकर बोलता है, देखो जेरेड, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मेरे बाद मेरे बिजनेस का मालिक तुम ही होगे। तो क्या तुम सचमुच दिल से बदलना चाहते हो? जेरेड बोलता है, हाँ, मैं बदलना चाहता हूँ। इसके बाद वे लोग जेरेड के लिए प्रार्थना करते हैं। सुबह होते ही जेरेड के पिता उसे एक डॉक्टर के पास भेजते हैं। डॉक्टर बोलती है, मुझे तुम्हारे पिता ने तुम्हारा ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला है, लेकिन मुझे पता है तुम्हारा रिजल्ट क्या है। तुम एक हेल्दी लड़के हो। जेरेड, मेरे लिए ये कहना सही नहीं है कि तुम्हारे पेरेंट गलत हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि वो गलत हैं। तुम्हारे पिता तुम्हें अगले महीने एक थेरेपी प्रोग्राम में भेजना चाहते हैं, लेकिन तुम खुद क्या चाहते हो ये तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा। इसके बाद जेरेड वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जेरेड कॉलेज जाता है तो विक्टर गैरी को स्टेज पर बोलने के लिए बुलाता है। गैरी बोलता है, मैं और मेरा दोस्त पूरे 1 साल तक साथ रहे और हम दोनों में शारीरिक संबंध भी बने। जब मेरे घर वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुझे होश दिलाया। उन्होंने समझाया कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए कितना गलत है और वो मुझे हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और मैं जानता था कि मैंने ईश्वर का रास्ता छोड़कर शैतान का रास्ता चुना, पर अब मैं सब कुछ अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं सचेत हो गया हूँ, यहाँ आ गया हूँ आप सबके साथ और मुझे अपने पापों के लिए खुद पर घृणा आ रही है।
मैं ईश्वर से इसके लिए क्षमा मांगता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे सच्चाई के मार्ग पर वापस आने में मेरी मदद की। इसके बाद सेशन खत्म हो जाता है। जेरेड की माँ उसे वहाँ से ले जाने के लिए आ जाती है। वे लोग घर पहुँच जाते हैं तो जेरेड बोलता है, मेरा उस थेरेपी में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ जाकर खुद को बदल पाऊँगा। वे लोग हमसे सिर्फ पैसे ऐंठ रहे हैं तथा वहाँ पर डिस्कस की गई बातों को किसी को बताने भी नहीं देते, क्योंकि इससे उनका धंधा चौपट हो जाएगा। सुबह जेरेड एक साइंस के प्रोग्राम में जाता है। वहाँ उसे जाविर मिलता है। जेरेड उससे पूछता है, क्या तुम ईश्वर में विश्वास रखते हो? जाविर बोलता है, हाँ, कभी कभी शक होता है लेकिन मैं मानता हूँ। जाविर उससे पूछता है, क्या तुम शैतान में मानते हो? क्या वो मेरे जैसा दिखता है? जेरेड बोलता है, मुझे नहीं पता। जाविर बोलता है, हम खुद ही अपने ईश्वर हैं, यानी ईश्वर हम सब के अंदर है, वो छिप नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि वो कहीं छुपकर हमें देख रहे हैं। वो आगे बोलता है, आज यहीं रुक जाओ ना, हम कुछ भी नहीं करेंगे। मैं साबित कर दूंगा कि ईश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेना चाहते। और वो वहाँ से चला जाता है। सुबह जेरेड फिर से कॉलेज जाता है तो विक्टर कैमरॉन को बोलने के लिए बुलाता है, लेकिन कैमरॉन ठीक से बोल नहीं पाता। तब विक्टर उसे बहुत डांटता है और बोलता है, जब तक तुम ठीक से नहीं बोलोगे तब तक तुम्हें यहीं बैठकर प्रैक्टिस करनी होगी। और हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। जेरेड वहाँ से टॉयलेट में जाता है और वहाँ से विक्टर को देखता है। तभी पीछे से ब्रेडन आ जाता है। वो बोलता है, तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? तुम्हें किसी मेंबर को अपने साथ लाना चाहिए। तुम यहाँ टॉयलेट करने आए थे या कुछ और? वो उसे गाली भी देता है। जेरेड उसकी बात सुनकर बहुत दुखी होता है। वो दुखी होकर कॉलेज से बाहर निकलता है तो बाहर उसे गैरी मिलता है। गैरी बोलता है, तो पता चल गई तुम्हें यहाँ की हकीकत। तुम सिर्फ एक्टिंग करो, उन्हें लगना चाहिए कि तुम ठीक हो रहे हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम भी किसी के घर में ठूंस दिए जाओगे। मैंने सुना है वे लोग हम पर बहुत बुरा सलूक करते हैं। बस एक बार यहाँ से निकल जाओ तो तुम सिर्फ एक्टिंग करो, जल्दी तुम्हें भी सबके सामने बुलाया जाएगा। तो तुम सोच लेना तुम्हें क्या करना है, क्या तुम बदल पाओगे? और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जेरेड वापस आ जाता है और अपने पिता को कॉल करता है और बोलता है, मुझे यहाँ कब तक रहना होगा? मैं यहाँ से बाहर आना चाहता हूँ। उसके पिता बोलते हैं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम्हें वहीं रहना होगा। ऐसा कहकर वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जेरेड सुबह कॉलेज जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है। वहाँ पर एक आदमी बोलता है, कैमरॉन के अंदर शैतान छुपा है जो उसे बदलने नहीं दे रहा। इसके बाद वे लोग कैमरॉन को बहुत मारते हैं। सभी लोग उसे मारने के बाद एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। जेरेड ये देखकर बहुत दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। वो जाविर के पास पहुँचता है और रात को उसी के साथ सोता है। सुबह जेरेड कॉलेज पहुँचता है तो विक्टर उसे बोलने के लिए स्टेज पर बुलाता है। जेरेड बोलता है, मैं शुरू से लड़कों को पसंद करता था। मैं एक रात अपने दोस्त के घर गया था और मैं उसके साथ उसके बिस्तर में सो गया। विक्टर उसे रोक देता है और बोलता है, खुल के बताओ, तुम झूठ नहीं बोल सकते। जेरेड बोलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं उसके साथ सोया जरूर था लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। जो गलती मैंने की ही नहीं उसकी माफ़ी क्यों मांगूं? विक्टर बोलता है, मुझे तुम्हारे पिता ने सब कुछ बता दिया है, तुम्हारे और जॉन के बीच जो उस रात हुआ था। जेरेड बोलता है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, उसने मेरा रैप किया था। विक्टर बोलता है, अच्छा ये बताओ तुम अपने पिता से कितनी नफरत करते हो, वो मुझे बताओ। जेरेड बोलता है, मैं उनसे नफरत नहीं करता, वो मुझे भले ही पसंद नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन पर गुस्सा करूं, उनसे नफरत करूं। ऐसा बोलकर जेरेड गुस्से में वहां से जाने लगता है। वो वहां से अपना फ़ोन ले लेता है और अपनी माँ को कॉल कर देता है। वो बोलता है, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। जेरेड को वे लोग बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब कैमरॉन एक आदमी में धक्का दे देता है और बोलता है, जाने दो उसे, वो जाना चाहता है। और इसके बाद जेरेड की माँ उसे वहाँ से ले जाती है। होटल में पहुँचने के बाद जेरेड की माँ जेरेड से बोलती है कि तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम वापस कॉलेज जाओ, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अब समझ चुकी हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी।
मैं तुम्हारे पिता को समझाऊंगी और उन्हें मेरी बात माननी ही होगी। इसके बाद वे दोनों घर चले जाते हैं। जेरेड के पिता उन दोनों को चर्च में बहुत ताने देता है। अगले दिन जेरेड की माँ बताती है कि कैमरॉन ने खुदकुशी कर ली, वो तुम्हारे साथ ही रहता था। जेरेड ये सुनकर बहुत दुखी होता है। अब कहानी 4 साल आगे बढ़ती है। अब जेरेड राइटर बन चुका है। अब उसके पास खुद का घर है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब वो एक लड़के से शादी भी कर चुका है और अपने हस्बैंड के साथ रहता है। कुछ दिन बाद वो अपनी माँ से चैट करता है और बोलता है, क्या पिताजी मेरे आर्टिकल पढ़ते हैं? उनकी माँ बोलती है, मैंने उन्हें पढ़ने के लिए दिया है लेकिन अभी तक उन्होंने पढ़ा नहीं है। जेरेड बोलता है, उनके लिए उस आर्टिकल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप उन्हें फ़ोन दीजिए। उसकी माँ बोलती है, मैं बाहर हूँ, तुम घर पर फ़ोन कर लो। इसके बाद जेरेड अपने पिता से मिलने घर पहुँच जाता है। घर पर उसे उसकी माँ मिलती है। वो बोलता है, पिताजी कहाँ हैं? वो बोलती है, चर्च में चले गए। जेरेड बोलता है, आप क्यों नहीं गई उनके साथ? आप दोनों के बीच क्या चल रहा है? उसकी माँ बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे पिता के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल है। दरअसल जेरेड का पिता अब भी उससे प्यार नहीं करता और जेरेड की माँ उसे चाहती है, इसलिए जेरेड की माँ को जेरेड के पिता ने छोड़ दिया होता है। शाम को जेरेड के पिता घर आते हैं तो जेरेड बोलता है, आपने मेरा आर्टिकल क्यों नहीं पढ़ा? लेकिन जेरेड का पिता उसकी बात का सीधा जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। रात को जेरेड की माँ उसे आर्टिकल पढ़ने के लिए बोलती है तो वह उस आर्टिकल को पढ़ता है। सुबह वो जेरेड को अपने ऑफिस में लाता है और उसे अपना पेन भी देता है। जेरेड बोलता है, मुझे अब और दिखावा नहीं करना है, हमें मिलने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है अगर हम ठीक से बात नहीं करेंगे। आपने मेरे साथ कुछ ऐसा किया है जिसका मुझे बहुत बुरा लगा है। जैसे आपने कभी ये नहीं पूछा कि कॉलेज के उस हादसे में मेरा क्या सच था। आपने कभी ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ। आप सिर्फ यही सोचते रहे कि उसका आप पर क्या असर पड़ा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हमने कभी बात नहीं की और पता नहीं आगे कर पाएंगे या नहीं। उसका पिता बोलता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, सबकी अपनी अपनी राह होती है, लेकिन मेरी कुछ मान्यताएं हैं। शायद मैं गलत हूँ, मैं कभी दादा नहीं बन पाऊँगा, मुझे अपने अंदर झांक कर देखना होगा। जेरेड बोलता है, मैं आपके सामने बहुत चुप रहा लेकिन अब नहीं रहूँगा। मैं एक गे हूँ और मैं आपका बेटा हूँ और इन दोनों में से कुछ नहीं बदलने वाला है। या तो मुझे अपना लीजिए या मुझे हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। अब मैं नहीं बदलूँगा, इसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। उसका पिता बोलता है, हाँ मैं बदलूँगा, मैं ज़रूर बदलने की कोशिश करूँगा। इसके बाद जेरेड के पिता की आंखों में आंसू होते हैं, शायद अब वो बदलने लगा है। जेरेड उसे अपने घर क्रिसमस पार्टी के लिए इनवाइट करता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उसके माता पिता उस पार्टी में आते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।